स्वागत है आप सभी का विस्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की। तो बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। उत्तराखंड में धामी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है। इस कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा एक्शन लिया है, जिसके तहत सीएम धामी ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक अमित जैन को निलंबित कर दिया है। दरअसल सरकार को जानकारी मिली थी कि अमित जैन ट्रांसफर के बावजूद चेक काट रहे थे। इसको लेकर सीएम ने इसकी गोपनीय जांच करवाई, जिसके बाद मामला सही पाया गया। जिसके बाद सीएम धामी ने बिना देरी किए सीधे ही अमित जैन को निलंबित करने का आदेश अफसरों को दिया। बता दें कि इस बारे में मुख्यमंत्री सचिवालय ने भी पुष्टि की है। तो उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धामी सरकार के कैबिनेट विस्तार पर बड़ा बयान दिया है, जहां हरीश रावत ने कहा है कि अगर सीएम धामी अपने कैबिनेट का विस्तार करते हैं तो उनकी सरकार गिर जाएगी। जब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अब तक समझदारी से सरकार चलाई है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में तीनों पदों को अब तक खाली रखा गया, इसलिए सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से समझदारी से सरकार चलाई गई है। बता दें कि बीजेपी के सरकार की 2022 विधानसभा चुनाव में हुई प्रचंड जीत के बाद सीएम बने पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल विस्तार में केवल 8 मंत्रियों को ही जगह दी थी और 3 पद खाली थे। हाल ही में परिवहन मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद धामी कैबिनेट में अब 7 मंत्री मौजूद हैं, जबकि 4 मंत्री पद अब तक भी खाली पड़े हैं। इन मंत्री पदों को भरने के लिए पिछले साल से चर्चाएं की जा रही हैं, लेकिन अब तक मंत्री पदों को नहीं भरा जा सका है। ऐसे में पूर्व सीएम हरीश रावत ने इशारों में अपने बयान से ये कहने की कोशिश की है कि धामी मंत्रिमंडल में 4 पद खाली हैं, जबकि इन 4 पदों पर 4 से ज्यादा विधायक महत्वाकांक्षा रखते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का फैसला सरकार को अस्थिर कर सकता है। ये समझदारी का काम कर रहे हैं। यदि जैसे ये भरेंगे ये सरकार भड़ाम से गिर जाएगी। तो इसलिए धामी जी यदि कोई उनको सिखा रहा है तो ठीक सिखा रहा है कि जो है 2-3 पद खाली रखो ताकि उनकी सरकार बची रहे। तो बैठने में बात बागेश्वर की कर लेते हैं, जहां बागेश्वर विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। तो बागेश्वर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने भी कमर कस ली है, जहां राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी अपनी टीम के साथ बागेश्वर पहुंचे और सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन क्षेत्र में उप निर्वाचन होना है, इसीलिए सभी सामग्री के लिए टेंडर प्रक्रिया कर ली जाए। उन्होंने ये कहा है कि निर्वाचन के लिए रूट चार्ट, कम्युनिकेशन प्लान, वाहन उपलब्धता के लिए तैयार कर ली भी। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए, साथ ही मतदेय स्थलों का निरीक्षण किया। तो वहीं बूथों में बिजली, पानी, शौचालय, रैंप व्यवस्था की सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। हम लोग एक तैयारी बैठक हम रिव्यू किया था। सभी डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर थे, आरओ, एआरओ और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी थे और एसएसपी भी थे। हम लोग इनका बेसिक तैयारियां हैं और इनके पास पोलिंग बूथ से क्या क्या मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं और इलेक्टोरल रोल का अप टू डेट है नहीं है, और ईवीएम की अवेलेबिलिटी और इनका जितना भी नोडल ऑफिसर है, एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग और मूवमेंट प्लान, कम्युनिकेशन प्लान, इस सभी को हमने एक रिव्यू किया है। इन लोग पूर्व की आंकड़ा के सापेक्ष अब ये लोग पूरा डाटा निकाल के क्या क्या चीज़। तो ब्रिटेन में बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां पौड़ी में कांवड़ यात्रा को लेकर एसएसपी ने जानकारी दी है। इस दौरान नीलकंठ मंत्री में 1 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों के पहुंचने का अनुमान भी एसएसपी की तरफ से जताया गया है। तो 2 महीने तक चलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर इस बार पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित भगवान भोलेनाथ के नीलकंठ मंदिर में 1 करोड़ कांवड़ियों के पहुंचने का अनुमान जताया गया है। एसएसपी श्वेता चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले साल 80 लाख से अधिक कांवड़ियों ने नीलकंठ मंदिर के दर्शन किए थे, लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा पूरे 2 महीने तक चलेगी। लिहाजा इस बार 1 करोड़ के करीब कांवड़ियों के नीलकंठ मंदिर पहुंचने की उम्मीद है। देखिए, पिछली बार जो है नीलकंठ में पिछली बार 1 महीने में 87 से 88 लाख आए थे, और इस बार चूंकि अधिक मास भी है, जो हमारा सावन का महीना है वो लगभग 2 महीने जो है ये कांवड़ चलेगी, तो उस हिसाब से लगभग जो है
तो बेटन में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां सांसद रमेश पोखरियाल ने कांवड़ शिविर का उद्घाटन किया है। तो धर्मनगरी हरिद्वार में इन दिनों चाहे प्रशासन हो या फिर राजनेता, सभी भगवान भोलेनाथ की भक्ति का रंग में रंगे हैं। यहाँ आलम यह है कि राजनेता भी भोलेनाथ की भक्ति में लिप्त हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां एक और हरिद्वार के सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले में लगाए गए कांवड़ शिविर के उद्घाटन करने पहुंचे। वहीं हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कांवड़ शिविर में कांवड़ियों के लिए पूरी तलील और उन्होंने लिए हाथों से भोजन कराया गया। इस दौरान हरिद्वार नगर विधायक मदन कौशिक ने शंकराचार्य चौक पर कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान नगर विधायक मदन कौशिक ने कहा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों में सीएम के निर्देश अनुसार कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जा रही है। उसी श्रृंखला में हरिद्वार में भी उन्होंने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की है। सर, कांवड़िए बड़े स्तर पर हरिद्वार पहुंच रहे, आप लोग स्वागत के लिए पहुंचे, क्या मैसेज दे रहे हैं? आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे तीनों मंडलों ने संयुक्त रूप से यहाँ सभी भक्तों का पुष्प वर्षा करके स्वागत किया, अभिनंदन किया। हमारे सभी कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं कोई सेवा के काम में लगने को इस प्रकार का निर्देश दिया गया है। कोई मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, तो कोई भोजन की सेवा कर रहे हैं, तो कोई अन्य प्रकार की सेवा कर रहे हैं। तो आज पूरे तीनों मंडलों ने यहाँ पर हमने कांवड़ियों का पुष्प वर्षा कर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो बेटन में बात विकास नगर की कर लेते हैं, जहां नमीम गंगे के तहत यमुना आरती का आयोजन किया गया। इस दौरान वृक्षारोपण भी किया गया है। तो देहरादून के हरिपुर कालसी में नमीम गंगे के तहत यमुना के घाट पर यमुना आरती का शुभारंभ किया गया, जिसमें यमुनोत्री धाम के रावल आशीष उनियाल पहुंचे और उनकी तरफ से यमुना के घाटों पर फलों के पेड़ों का वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर समाजसेवी भरत चौहान समेत कई लोग मौजूद रहे। जहां यमुना की आरती करने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और मां यमुना की आरती की गई। यमुना जी, मां यमुना जी के पावन तटों पर जो ये आरती का शुभारंभ इस सावन के माह में हुआ है, यह हम सब के लिए एक परम सौभाग्य का विषय है, हम सब का परम सौभाग्य है। और माँ यमुना जी के पावन तट पर जो सावन के महीने माँ यमुना जी के जल का पान करते हैं। मैंने अभी बताया था कि जब माँ यमुना जी इस मृत्युलोक पे अवतरित हुई, तब माँ यमुना जी ने अपने भाई यमराज से वचन मांगा था कि भैया मैं मृत्युलोक पे अवतरित तो होने जा रही हूँ। मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्यक्रम है, ये भारत सरकार के तत्वावधान में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो संपूर्ण भारतवर्ष के जो घाट है, उन घाटों पे आयोजन हो रहा है। अभी तक ये माँ यमुना जी के तट, माँ गंगा जी के तटों पे हो रहा था, लेकिन अब आदरणीय इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने हर घाट आरती, हर घाट आरती को लेकर अन्य जितने भी घाट हैं उनको भी जोड़ा है। उसका उद्देश्य सिर्फ यह है कि जितने भी हमारे लोग हैं, एक तो हम आध्यात्म से जुड़ें, दूसरा ये कि घाट की अगर घाट पे आरती होगी तो हमारे वचन में बात अब बागेश्वर की कर लेते हैं, जहां कीड़ा अधिकारी की मौत का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। तो बागेश्वर के जिला कीड़ा अधिकारी सीएल वर्मा का शव बरामद हुआ है। दरअसल जिला कीड़ा अधिकारी के ऑफिस ना पहुंचने पर उनके स्टाफ की तरफ से उनका दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन जब उनका दरवाजा तोड़कर देखा तो कीड़ा अधिकारी की मौत हो चुकी थी, जहां मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इस मामले की जानकारी मिलते ही डीएम और एसपी समेत अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस जांच में जुट गई है। ये डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं आए थे, तो इनके जो स्टाफ है, इनका ड्राइवर है बसंत, उन्होंने आवाज़ वगैरह भी लगाई। तो जब उन्होंने, क्योंकि जाली वाला दरवाज़ा बंद था अंदर से, बाहर वाला दरवाज़ा, सॉलिड वाला दरवाज़ा बंद नहीं था, तो उन्होंने अंदर से देखा कि नीचे पड़े हुए, तो इन लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा। दरवाज़ा तोड़कर चेक किया बॉडी को, तो बॉडी में मूवमेंट नहीं था। तब इन्होंने तुरंत प्रशासन को और पुलिस को खबर की, तो हम लोग सब यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उनका डेथ पाई गई है। अब देखते हैं वो कि क्या कारण रहा है, ये तो पोस्टमार्टम में पता चलेगा। प्राइमा फेसी कोई ऐसा एविडेंस तो नहीं लग रहा है, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था। ये डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात रामनगर की कर लेते हैं, जहां वन माफियाओं समेत वन विभाग पर भी डीएफओ की कार्रवाई देखने को मिली है। तो रामनगर में डीएफओ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। बता दें कि वन विभाग को पेड़ों के अवैध काटन होने की सूचना मिली थी, जिस पर डीएफओ
प्रकाश चंद्र आर्य ने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की, तो वहीं इस कार्रवाई में वन विभाग पर भी आरोप लगे हैं, जिसको लेकर डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने वन विभाग पर जुर्माना लगाया। बता दें कि वन विभाग अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है, तो वहीं वन निगम के अधिकारियों का कहना है कि बिना निरीक्षण किए ही उन पर कार्रवाई की गई है। तो दूसरी ओर तराई पश्चिमी डिवीजन वन विभाग के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि हमारी तरफ से किसी को भी प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है। जो वन संहिता है उसके अकॉर्डिंग ही कार्रवाई की जा रही है। जहां वन निगम का जहां काटन किया जाता है और उसके पास आसपास की जिम्मेदारी भी वन विभाग की ही होती है। ये तो अब उनका वर्जन है कि वो कह रहे हैं कि मनोबल तोड़ना, अगर उनको माल चोरी हुआ वन निगम की लॉट से या वन निगम की लॉट के अगल बगल में अगर पातन हुआ है तो वो उनकी जिम्मेदारी है। वो जो वन निगम संहिता है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि वन निगम अगर जिस लॉट में वन निगम काम कर रहा है उसके चारों तरफ अगर कहीं पर अवैध पातन पाया जाता तो उसकी जिम्मेदारी वन निगम की होगी। उसी संहिता के आधार पर इनके ऊपर पीटी डाली गई है। इसमें कोई अलग से कोई ऐसा नहीं है कि उनको ज़बरदस्ती परेशान करने की नीयत से या किसी अन्य कारण की वजह से हमने उनको पीटी उनके ऊपर पड़ी आरोपित की गई। ये पीटी नियमानुसार ही पीटी पड़ी है और उसमें कोई अन्य कोई कारण नहीं है। निगम में किसी प्रकार की पीडी आरोपित की जाती है तो उसमें संयुक्त निरीक्षण होता है। निरीक्षण में दोनों पक्षों को सुना जाता है और उस पर आख्या होती है कि भाई ये वास्तव में ऐसा गलत हुआ है तो इसकी पीटी डिमांड होनी चाहिए अथवा नहीं होनी चाहिए, दोनों पक्षों की सहमति होनी चाहिए। लेकिन जो भी पीडी दी गई हैं वो किसी भी हमारे पक्ष के द्वारा ना स्वीकार हैं ना किसी प्रकार से साइंड है। तो इस तरीके से आनन फानन में पीडी निकाल देना और वन निगम को प्रताड़ित करना और इस तरीके से ये एक अच्छी प्रथा नहीं है। इस तरीके से मनोबल गिरता है, कर्मचारियों को हतोत्साहित होते हैं और कर्मचारी कार्य के प्रति जो है उदासीन होते हैं। तो इस तरीके की प्रवृत्ति को रोक लगनी चाहिए और पीडी के प्रति पीडी का डंडा हमारे कर्मचारियों को। तो बेटे में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां उत्तरकाशी में मानसून का प्रकोप देखने को मिला है। बता दें कि उत्तरकाशी के मस्ताड़ी गांव में जोशीमठ जैसे हालात देखने को मिले हैं। तो उत्तराखंड में जहां आपदाओं से जूझ रहा उत्तरकाशी की भटवाड़ी ब्लॉक के अंतर्गत मस्ताड़ी गांव के लोग इस दहशत में हैं, जहां जिले में हो रही बारिश के कारण मस्ताड़ी गांव में ग्रामीणों के घरों के अंदर पानी का रिसाव हो रहा है, जिसके कारण अब घरों की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ रही हैं, जिससे ग्रामीण दहशत में आ गए हैं। वहीं ग्राम प्रधान ने आनन फानन में इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी, जहां सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम ने मस्ताड़ी गांव पहुंचकर निरीक्षण किया है। बता दें कि ग्रामीण बीते लंबे समय से विस्थापन की मांग कर रहे हैं और अब आलम यह है कि मस्ताड़ी गांव में ग्रामीणों के सामने खुद के रहने का संकट भी खड़ा हो गया है, जहां कमरों, किचन समेत गौशालाओं के अंदर से काफी मात्रा में पानी का रिसाव हो रहा है। तो वहीं भूदसाव की जद में आने वाले मकानों की संख्या इस दौरान 1 दर्जन गाँव में हो चुकी है। आज तो हमें ये आश्वासन मिला है कि कह रहे हैं कि हम जल्द ही इसकी फिर से भूगर्भीय जांच करवाएंगे, लेकिन इसकी जो पहले जो भूगर्भीय जांच हुई थी वो हुई थी 1998 में, जब उत्तर प्रदेश का जमाना था। तो तब से लेकर आज तक 23 साल हो चुके हैं और हमारा उत्तराखंड राज्य इसी उस पर बना हुआ है कि मतलब हमारा पहाड़ी राज्य है, लेकिन हमें पहाड़ी राज्य होने का ये लाभ 23 सालों में अभी तक नहीं मिल पाया है। लेकिन अब उम्मीद है, जैसे कि जांच पे जा रहे हैं, जांच पे जाते रहते हैं, उम्मीद हमारी हर बार जगती रहती है। इस बार भी एक उम्मीद हम जगा रहे हैं और एक उम्मीद के सहारे हम फिर से खड़ा हो रहे हैं कि शायद ये अभी इस बार सत्य हो। सर हम भी ये कह रहे हैं कि मतलब उस समय से 98 से ये चल रहा सिलसिला हमारे गांव में हर साल जो है बरसात में हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। हमारे छोटे बच्चे हैं, वृद्ध आदमी है, वो बरसात में बाहर छाते के नीचे उसको रहना पड़ता है क्योंकि घरों में पानी भर जाता है। लेकिन सरकार जो है आती टीम डैम आपदा प्रबंधन साहब आए, सारे लोग आते हैं लेकिन आगे चले जाते हैं, कोई हमें उसका जो है लास्ट में कुछ दिया नहीं। लेकिन आज हमें एडम साहब ने कहा है कि हम कल परसों आपकी जो है उसको बुलाते हैं सर्वेयर को और आपका ये निरीक्षण पूरा गाँव का कराते हैं, जो लिख देगा वो हम आपको। आज तो हमें ये आश्वासन मिला है। उत्तराखंड में हो रही बारिश को देखकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बता दें कि उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 11 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो प्रदेश में भारी बारिश के चलते मौसम विभाग ने 11 जुलाई तक भारी से भारी बारिश का अनुमान जताते हुए प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने के लिए भी कहा है। वहीं गढ़वाल मंडल में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जाने की अनुमान जताया गया है, जहां मौसम विभाग के अनुसार मौसम विभाग के केंद्रीय निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है
कि उत्तराखंड में अगले 4 दिन तक भारी बारिश होने की आशंका है, जहां मौसम विभाग ने लोगों को जरूरी न होने पर यात्रा टालने की भी अपील की है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 13 तारीख के बीच की बात करें, पूरे वीक तक की जो है, तो इसमें भी जो मानसून की एक्टिविटी है वो अच्छी रहने वाली है। मैं ये कहूँगा कि 8 तारीख से लेकर 10 तारीख की बात करें 3 दिन, तो इसमें एक्टिव मानसून रहेगा। तो एक्टिव मानसून से कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जो रेनफॉल एक्टिविटी वो सामान्य से डे टू डे में सामान्य से करीब 1.5 गुना से लेकर 4 गुना तक अगर बारिश होती है तो उसको एक्टिव मानसून कंडीशन कहा जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन में कहूँगा एक्टिव मानसून जो है वो अभी आगे आने वाले 3 दिन जो है उसमें आप कह सकते हैं 8, 9 और 10 तारीख को जुलाई में। और नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र। उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।